केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि केंद्रीय सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नितीनजी गडकरी यांच्या हस्ते राष्ट्रसंत तुकडोजी प्रादेशिक कर्करोग रुग्णालय आणि संशोधन केंद्र येथे रेडिओथेरपी विभागाच्या न्यू बंकर आणि नवीन लिनियर ॲक्सेलरेटर मशीनचे उद्घाटन करण्यात आले। तुकडोजी महाराजांचा कॅन्सरमुळे मृत्यू झाला होता आणि या केंद्राची स्थापना त्यांना वाहिलेली एक अमूल्य श्रद्धांजली आहे, असे मत या प्रसंगी गडकरी यांनी व्यक्त केले। और आज निश्चित रूप से ये जो हमारा हुआ है, इससे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्व विदर्भ ये पूरा कवर हुआ है। अभी डॉक्टर कापरे साहब हमारे भेड़घाट में जाते हैं, आदिवासी बच्चों के लिए वहाँ वो काफ़ी सेवा का काम करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ की स्थिति क्या है। मैं 1100 एकल विद्यालय एक ट्रस्ट के द्वारा चल उसका मैं अध्यक्ष हूँ और आज भी स्थिति खराब है। कापरे जी आंखों में आंसू आने लायक घटना होती है कि आजकल हमारे घरों में शादियाँ होती हैं और अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिलती है और खरीदती है। साड़ियों पर तो प्रेम होता ही है, तो कभी कभी बोलो तो घर में गुस्सा होता है कि कितनी साड़ियाँ कितने अलमारियाँ बनाना। तो मैंने एक दिन घर में हमारे लोगों को सबको कहा, तो तुम्हारे पास जो बड़ी बड़ी भारी साड़ियाँ हैं ये आप भेड़घाट में क्यों नहीं देते? तो सबने मन पे लिया और फिर कम से कम उसमें कोई साड़ी 8,000 की, कोई 10,000 की, कोई 12 की। उन्होंने अपनी सब साड़ियाँ निकाली, सब जूते निकाले, कपड़े के, और मैंने पेपर में एडवर्टाइज किया कि मुझे अच्छे कपड़े, पुराने जूते सब दो। और मेरे कार्यालय में काफ़ी सामान है, तो 2 ट्रक लेकर वो सामान गया। तो वहाँ एक काम करता है अपने देशपांडे, तो उसमें ये साड़ियाँ उसको जब दी और देखी उसने कि इतनी भारी भारी साड़ियाँ बनारसी सिल्क की, तो उसने कहा कि जब आदिवासी के घर में शादी होती है तो लड़की को और लड़की के माँ को वो हमारे यहाँ से जो साड़ियाँ गई थी 2 साड़ियाँ देता है, वो पुरानी साड़ियाँ नहीं है। और वो साड़ियाँ अब वहाँ के लिए क्रेज बने कि भाई हमारी शादी है, लोग आते हैं, आपको 2 साड़ियाँ दो। तो मैंने ये बीच में कहा था कि ये पुराने कपड़े, पुराने जूते भी इकट्ठा करके हम लोग अगर वहाँ पहुँचाते तो कितने गरीब लोगों को राहत मिलती। और ऐसी परिस्थिति में वहाँ वैद्य की सुविधाएँ भी वहाँ नहीं है, लोग खाने के लिए बहुत आते हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते। और ऐसी परिस्थिति में समाज के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए हम उनकी भी सेवा करें, इस भाव से हमारे यहाँ अनेक कार्य चलते हैं। उसमें से ये कार्य स्वर्गीय तुकडोजी महाराज के स्मृति पुस्तक पे शुरू हुआ और आज उसका विशाल स्वरूप हुआ है और हर चीज़ नए जमाने के हिसाब से हो रही है। इसकी मुझे विशेष रूप से खुशी है। मैं संचालकों को, मेरे स्वभाव में थोड़ा सा खराबी है क्योंकि मैं बहुत बोला था, बोला ऐसे घटिया काम तोड़ रहा हूँ, होना ही नहीं मिले यार, क्या कर रहे हो? क्योंकि ये हॉस्पिटल में आता था तो मैंने ये भी तक भी बोल दिया था कि यहाँ लग भी करने की भी इच्छा नहीं होती, ऐसा गंदा होता है, तो तोड़ो पूरा इसको और इसको नए आर्किटेक्ट से पूरा प्लान करो। तो सबके मन में चिंता थी कि फिर इतना नया करेंगे तो पैसा कहाँ से लाएंगे। मैंने बोला जरूर होगा, तुकडोजी महाराज का आशीर्वाद है, हम सब आपके साथ हैं। और मुझे खुशी है कि एक अच्छा सामाजिक सेवा करने वाली, वैद्य की सुविधा देने वाली संस्था अच्छा ये खड़ा हुआ है। और एक बात जरूर है कि उधर वो घटिया बिल्डिंग बाजू में बनी हुई है, वो भी मेरे कार्यकाल में बनी थी, वो लाने में भी मैं था। पर सरकारी आर्किटेक्ट क्या होता है और प्राइवेट आर्किटेक्ट क्या होता है और सरकारी कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, इसके 2 उदाहरण मिलते हैं बीच में पावर स्टेशन। तो स्वाभाविक रूप से वो भी हमने इतनी मेहनत करके उस समय ये हमारा पूरा इंस्टीट्यूट खड़ा किया, पर सरकार में बहुत मर्यादाएं होती है, लोग बदलते हैं, काफ़ी अड़चनें आती हैं। अब कैंसर के लोगों को कोई सरकारी अस्पताल टाटा जाने की जरूरत नहीं। एक अच्छा अस्पताल हमारा अभी देवेंद्र जी ने के कारण वहाँ खड़ा हुआ है, एक यहाँ है। अब लोगों को सरकारी अस्पताल के बजाय हमारे यहाँ ही इस प्रकार की सभी सुविधाएँ मिलती है, बहुत अच्छा है। बीच में मैंने एम्स के डायरेक्टर को कहा था कि हम कैंसर में आप इसमें पैसा मत डालें, 2 संस्थाएं नागपुर में डेवलप हो रही है, उन्हीं को अच्छा और एक्सपर्टाइज करने दीजिए, पेशेंट आपके उनके पास भेजिए। तो आज एम्स का भी बहुत बड़ा काम होता है, तो उसके कारण हमारे यहाँ निश्चित रूप से आने वाले समय में ये कैंसर ही न हो, इसके लिए कुछ उपाय हो सकता है। ये तो मेरा कोई कह नहीं पाऊँगा, पर ये BBG करके कंपनी है, वो हनुमंत गायकवाड़ जो कचरा और ये सब उठाने का काम करती है पार्लियामेंट से लेकर राष्ट्रपति भवन, तो उनका 5-1 हज़ार करोड़ का टर्नओवर, 80,000 लोगों को उसने काम दिया। तो उन्होंने मुझे, मेरे अक्सर मिलते रहते, उन्होंने एक
रिसर्च लेबॉर्ट्री शुरू की और उस रिसर्च लेबॉर्ट्री में उन्होंने 40 आयुर्वेदिक डॉक्टर और 40 रिसर्च ऐसे 100 करोड़ रुपए खर्चा करके लेबॉर्ट्री और काफ़ी रिसर्च किया। और उन्होंने, मैंने बीच में सुरेश जी के पास भी उनको भेजा था और उन्होंने एक कैंसर पर दवाई दिखाई। और मुझे परसों यही हनुमान नगर में वो मुंजे, डॉक्टर मुंजे रहते थे, उनकी लड़की है हल्दे करके, तो उनका लड़का मेरे यहाँ आता है, तो मैंने उसको कहा कि भाई एक काम करो कि अभी कोई उपाय तो है नहीं, पर ये DVG का दवाई यूज़ करके देखो। वो भी इंजीनियर है, तो उन्होंने वहाँ पाठक डॉक्टर जी ने कहा था 2 days और 2 weeks, और ये अभी कोई इससे ज़्यादा होप नाही आहे। मी सांगतो की आपण लोक इथे जे आलेलो आहे हे काम करायला याचं सोशल वर्क, याच्यात होपचा विषय नाहीच आहे। याच्याकडे व्यक्तिगत स्वार्थ आहेच नाही की हॉस्पिटल चालेल, माझ्यासाठी जर हॉस्पिटल चालेल याला काय विषय नाहीच आहे। हे आहे, करायचं आहे। राष्ट्रसंतांनी जी आम्हाला शिकवण दिलेली आहे त्याची या इथं येऊन आम्ही त्याची स्वतःच्या जीवनामध्ये त्याचं पुनश्च आठवण करून घेतो की राष्ट्रसत्ताची शिकवण काय, जनसामान्यासाठी आपलं कर्तृत्व पार पडायचं। स्वतःसाठी तर माणूस पुष्कळ जगतो, पण कधी लोकांसाठी जगणं शिकलं पाहिजे। राष्ट्रसत्ताची शिकवण हे इथे आल्यानंतर त्याचा भास होतो आणि हीच खरी त्या ठिकाणी आणि तुमची आमची त्या ठिकाणी ताकद आहे। मी एवढं सांगू शकेल गडकरी साहेबांना की साहेब, आपला आपण जे सांगितलेलं आहे की आता तू मंत्रीदार होच आहे, आम्ही ह्याच वर्षी पूर्ण करेन। हे कोविड आलं साहेब, नाही तर मी राज्य शासनाकडे उर्वरित पैसे आणले होते। 2 फाईल मूव्ह केल्या, पण आता काय करत 20-20 कोटीचे 2 फाईल मूव्ह केलेले आहे। 2 डिपार्टमेंट ते आणणार आणि पूर्ण करणार आणि ते उद्घाटन आपल्या हातानेच केलं त्यावेळेस सुद्धा। आणि तुम्ही आम्ही ह्या शहराला काही देणं लागतो, तुम्ही आम्ही त्या ठिकाणी दिले। आणि तसं आमच्या अध्यक्षाने आपल्याला सांगितलं की ह्या संस्थेमध्ये 100% ज्यांच्या ट्रीटमेंट करतो हे सगळे BPLचे लोक आहेत, शासनाच्या योजनेतले लोक आहेत। हे मोठ्या शहरामध्ये जाऊ शकत नाही किंवा मोठ्या ठिकाणी राहू शकत नाही, पैसे खर्च करू शकत नाही, अशा लोकांना चांगलं। आणि या सगळ्या याच्यासाठी इथल्या असलेल्या डॉक्टर्स आणि इथे असलेला त्यांचा पॅरामेडिकल स्टाफ यांचे मनापासून आभार मानले पाहिजे। RST कैंसर हॉस्पिटल नागपुर, मैं इस डिपार्टमेंट में HOD हूँ। ये जो आप मशीन देख रहे हैं पीछे, ये रेडियोथेरेपी की मशीन है, एकदम न्यूली इंस्टॉल्ड है, स्टेट ऑफ द आर्ट, हाईटेक, हाई डेफिनीशन वर्सा HD मशीन है, जिसमें 5 तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 तरह के फोटोन हैं। ये हाईटेक मशीन के द्वारा हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें सिर्फ कैंसर वाले हिस्से को फोकस करते हैं और जो नॉर्मल टिश्यू है उसको बचाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर का अच्छा ट्रीटमेंट कर पाते हैं और पेशेंट को कम से कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इस मशीन को हम लगभग 2 महीने से चला रहे हैं, लगभग 2 से 250 पेशेंट लगभग हम ट्रीट कर चुके हैं। इसमें जो टेक्निक हैं जिनका नाम है IMRT, IGRT, VMAT को हम हाई स्पीड अल्ट्रा फास्ट रोटेशन थेरेपी भी बोलते हैं, जिसमें मशीन पूरा 360 डिग्री रोटेट करती है और साथ ही साथ ट्रीटमेंट करती जाती है। इस ट्रीटमेंट की टेक्निक को डायनेमिक MLC के द्वारा किया जाता है। इसमें पेशेंट को किसी भी तरह का ठंडा गर्म या कोई नुकसान वगैरह नहीं होता है, साइड इफ़ेक्ट कम से कम होते हैं। जिन कैंसर में रेडियोथेरेपी की ज़रूरत होती है उसमें 3 तरह के ट्रीटमेंट हैं जिसमें हम इस मशीन का उपयोग करते हैं। पहला रेडिकल ट्रीटमेंट है, जैसे मुंह के जो कैंसर होते हैं, जिन पेशेंट का किसी कारण से हम सर्जरी नहीं कर पाते, वैसे पेशेंट को हम सिर्फ रेडियोथेरेपी मशीन के द्वारा रेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं और पूर्णतः उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। फिर दूसरा ट्रीटमेंट है, जिन पेशेंट का जिन बीमारी में ऑपरेशन हो सकता है उसमें हम ऑपरेशन होने के बाद एडजुवेंट थेरेपी इस मशीन के द्वारा देते हैं। फिर कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो अपनी जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं, हड्डी में या ब्रेन में, ऐसी बीमारी को हम इसमें पैलिएशन बोलते हैं। इसमें पैलिएटिव ट्रीटमेंट के लिए भी ये मशीन काम में आती है। इस तरह से 3 तरह से हम इसका उपयोग करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर BK शर्मा। अभी तो मैं इस समय में ऑनरी कंसल्टेंट हूँ, लेकिन पिछले 37 साल तक मैंने एज ए जॉइंट डायरेक्टर का काम किया है। ये जो मशीन है इसको हम लोग रेडियोथेरेपी मशीन बोलते हैं। वैसे मशीनें कई तरह की होती है, जैसे कि बहुत शुरुआत में जब हम लोगों ने इस सेंटर को इनॉग्रेट किया उस समय हमारे पास में एक कोबाल्ट मशीन थी, यानी दैट वाज इन 1974। लेकिन धीरे धीरे इस मशीनों में तकनीक में डेवलपमेंट होते गया और आज उसका इतना बड़ा स्वरूप निकला है। ये जो मशीन है सबसे हाई डोज रेडिएशन जिसको बोलते हैं, यानी कि एक टेक्नोलॉजी, इसलिए इसका नाम वर्षा करके रखा गया है, हाई हेवी रेडियोथेरेपी मशीन।
लेकिन इसमें वो गुण, इसके वो गुण है कि अगर मान लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर में अंदर भाग में अगर एक कैंसर की गांठ है, उसको भी ये मशीन को हम रेडिएशन से ठीक कर सकते हैं। वैसे हमारे पास में अभी इसका जो दूसरा नाम है उसका नाम है लीनियर एक्सीलेटर। और ख़ास करके ये जो मशीनें हैं ये आज के अपडेट्स में यूँ कहा जाए कि रेडियोथेरेपी के मशीनों के में सबसे ज़्यादा आज कदम बाहर रखी है। इसका बेनिफिट यह है कि पहले जैसे कोबाल्ट मशीन थी, अगर हम किसी को कोबाल्ट के द्वारा हम लोग रेडिएशन देते थे तो कई उनका चेहरा काला हो जाता था, कभी कभी उनके बाल झड़ जाते थे, जैसे कि अगर मुंह का कैंसर है तो बहुत बड़े बड़े छाले आ जाते थे, तकलीफ बहुत होती थी। लेकिन इसमें वो क्वालिटी है कि सब अगर मान लो गाल के नीचे के हिस्से में अगर एक गांठ है जिसको कि सिर्फ उसी पार्ट को हमारे को गलाना है, तो हम वही इस मशीन के द्वारा उतने ही पार्ट को हम रेडिएशन देके उसको गला सकते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि सर्जरी है कि काट के निकाल दो, रेडिएशन का मतलब है उसको जला दो, और तीसरा जो ट्रीटमेंट होता है कीमोथेरेपी, यानी उसको गला दो। तो ये एक प्रकार का जलाया जाता है, इसलिए इसका नाम है रेडियोथेरेपी।